वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड नाउ। नीट बायोलॉजी 2025 के इस लास्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। स्क्यूटेलम मोनोकॉट सीड का कॉटिलेडॉन है। नॉन अल्बिनस सीड का एग्जाम्पल है ग्राउंडनट। मोनोकॉट एम्ब्रियो में एपीब्लास्ट एक रूडिमेंट्री कॉटिलेडॉन है और सीड में पेरिस्पर्म परसिस्टेंट न्यूसेलस है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 167। फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ऑप्शन 1, वस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 2, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन 3, हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस, ये स्टेटमेंट गलत है। मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस होता है। ऑप्शन 4, वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, ये स्टेटमेंट सही है। यानी आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 168। Twins are born to a family that lives next door to you. The twins are a boy and a girl. Which of the following must be true? एक फैमिली में जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ है जिनमें से एक बॉय है और एक गर्ल है। तो इन चार ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन 1, दे वेयर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा कंसीव करने से जुड़वा बच्चे पैदा होने का चांस अधिक होता है, लेकिन उन जुड़वा बच्चों में से एक बॉय और एक गर्ल होगा ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2, दे है 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट। जुड़वा बच्चे जिसमें एक बॉय और एक गर्ल है उसके लिए ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन 3, दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को आइडेंटिकल ट्विंस भी कहा जाता है, यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस में दोनों बच्चे सेम सेक्स के होते हैं। दोनों बच्चा बॉय हो सकता है या दोनों बच्चा गर्ल हो सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन 4, दे आर फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस को डाइजैगोटिक ट्विंस भी कहा जाता है। फ्रैटर्नल ट्विंस में दो बच्चे बॉय हो सकते हैं या दो बच्चे गर्ल हो सकती है या फिर एक बच्चा बॉय और एक बच्चा गर्ल हो सकती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अगर ट्विंस में एक बॉय और एक गर्ल है तो वो फ्रैटर्नल ट्विंस है। क्वेश्चन नंबर 169। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट अ सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन। ऑप्शन 1, होमोलॉगी कन्वर्जेंट। ऑप्शन 2, एनालॉगी डाइवर्जेंट। ऑप्शन 3, एनालॉगी कन्वर्जेंट। ऑप्शन 4, होमोलॉगी डाइवर्जेंट। स्वीट पोटैटो और पोटैटो इन दोनों का फंक्शन सेम होता है, लेकिन इनका एंसेस्टर डिफरेंट होता है, यानी इन दोनों का स्ट्रक्चरल ओरिजिन डिफरेंट होता है। पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है और स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड रूट है, इसलिए स्वीट पोटैटो और पोटैटो एनालॉगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 170। Which one of the following phytohormones promote nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence in plants? Option 1, gibberellin. Option 2, cytokinin. Option 3, ethylene. Option 4, abscisic acid. The answer है option 2, cytokinin. Question number 171. Why can't insulin be given orally to diabetic patient? डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन ओरली यानी मुंह से क्यों नहीं दिया जा सकता है? ऑप्शन 1, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल वेरिएशन। ऑप्शन 2, इट्स बायोअवेलेबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड। ऑप्शन 3, ह्यूमन बॉडी विल एलिसिट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। ऑप्शन 4, इट विल बी डाइजेस्टेड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंसुलिन एक प्रोटीन है और जब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी स्टोमक या इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो स्टोमक में प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा इंसुलिन का डाइजेशन हो जाता है,
यानी इंसुलिन स्मॉल अमीनो एसिड में टूट जाता है। इसलिए अगर इंसुलिन को ओरली लिया जाएगा तो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने से पहले ही इंसुलिन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए इंसुलिन को ओरली नहीं दिया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 172। नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। उस एंजाइम का नाम बताना है जो नीचे दिए हुए रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। इस रिएक्शन में E एक ग्रुप है अदर देन हाइड्रोजन, H एक सबस्ट्रेट है और H डबल डैश दूसरा सबस्ट्रेट है। यहाँ 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 ट्रांसफिरेज, 2 लाइगेज, 3 हाइड्रोलेज, 4 लाइगेज। यहाँ E S से अलग होकर S डबल डैश के साथ में मिल गया है। यानी इस रिएक्शन में एक ग्रुप E एक सबस्ट्रेट S से अलग होकर दूसरा सबस्ट्रेट H डबल डैश में ट्रांसफर हो गया है। इसलिए इस रिएक्शन को ट्रांसफिरेज एंजाइम कैटालाइज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 173। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द डीएनए फ्रैगमेंट extracted from gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो डीएनए फ्रैगमेंट एक्सट्रैक्ट होता है उसका यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कंस्ट्रक्शन में किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, स्मॉलर साइज डीएनए फ्रैगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड नियर एनोड while larger fragments are found near wells in an agarose gel। ये स्टेटमेंट भी सही है। स्मॉलर साइज का डीएनए फ्रैगमेंट एग्रोज जेल में फास्ट मूव करता है, इसलिए अधिक दूर तक यानी एनोड तक ट्रेवल करता है। इसलिए स्मॉल फ्रैगमेंट एनोड के नज़दीक दिखाई देता है। और लार्ज साइज का डीएनए फ्रैगमेंट स्लोली मूव करता है, इसलिए डीएनए का लार्ज फ्रैगमेंट वेल के नज़दीक दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 174। The correct sequence of events in the life cycle of ब्रायोफाइट is। ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में इनमें से पहला इवेंट होगा बी यानी लीफी गैमेटोफाइट का सबस्ट्रेटम के साथ में अटैचमेंट होगा। इसके बाद गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया और आर्थिगोनिया डेवलप होगा। इन सेक्स ऑर्गन में हैप्लॉइड गैमिट एंथेरिजॉइड और एक प्रोड्यूस होगा। इसके बाद होगा ई यानी एंथेरिजॉइड वाटर में रिलीज होगा। इसके बाद होगा ए एंथेरिजॉइड का एक के साथ में फ्यूजन होगा। फिर होगा डी स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा और लास्ट में होगा ई रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस के द्वारा स्पोरोफाइट से हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 175। Gene R and Y follow independent assortment if capital R capital R capital Y produce round yellow seeds and small r small y produce wrinkled green seeds, what will be the phenotypic ratio of the F2 generation? Option 1 9:3:3:1, option 2 9:7, option 3 1:2:1, ऑप्शन 4 3:1। डायहाइब्रिड क्रॉस के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:3:1। द आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 176। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट अ किंगडम proposed by Whittaker। Arrange the following in इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ विटेकर द्वारा प्रपोज किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रत्येक किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। प्रत्येक किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक को उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्प्लेक्सिटी के बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी
और फिफ्थ एनिमेलिया। यानी इनमें से सबसे सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है मोनेरा का और सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है एनिमेलिया का। जहां ऑप्शन सी प्रोकैरियोट्स विथ सेल वॉल मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड ये मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड है ई यूकैरियोटिक विथ सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोटिस्टा का कैरेक्टरिस्टिक है। के बाद है ए मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ विथ सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन ये फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है डी यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स विथ टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये प्लांटी का कैरेक्टरिस्टिक है। और सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है एनिमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक है बी हेटेरोट्रॉफ विथ टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये है एनिमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक। तो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 177 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सेंट्रोमियर सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सीलियम सेल मूवमेंट में हेल्प करता है, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का इनर फोल्डिंग है और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बायलेयर से मिलकर बना होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 178 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। वर्ल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन का इक्वेशन है ऑप्शन 4 dt by dn equal to rn k minus n by k। क्वेश्चन नंबर 179 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ एक साइड में डिजीज का नाम है और दूसरे साइड में डिजीज से होने वाले इफेक्ट के बारे में मैच करना है। फर्स्ट है इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा के कारण अल्वियोलर वाल्व डैमेज हो जाता है और रेस्पिरेटरी सरफेस भी डिक्रीज हो जाता है। एंजीना पेक्टोरिस के कारण एक्यूट चेस्ट पेन होता है क्योंकि हार्ट मसल्स में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से किडनी के ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और टिटनी के कारण मसल्स में स्पैम हो जाता है क्योंकि बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन लो हो जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन 2। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। Question number 180 cardiac activities of the heart are regulated by A nodal tissue, B a special neural center in the medulla oblongata, C adrenal medullary hormones, D adrenal cortical hormone। नोडल टिश्यू जैसे एवी नोड या एसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इनिशिएट और कंडक्ट करता है और हार्ट के कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट रहता है जिसे कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहा जाता है और ये हार्ट के कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन जैसे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी हार्ट के कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, लेकिन एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन डायरेक्टली हार्ट के कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं करता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।